नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं ये कक्षा 12 के रासायनिक बलगतिकी का अगला वाला वीडियो है और इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि किसी अपक्रिया के वेग पर उत्प्रेरक का क्या प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहले आप लोग समझिए उत्प्रेरक क्या है। तो उत्प्रेरक क्या चीज़ होता है? उत्प्रेरक कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो किसी अपक्रिया के वेग को परिवर्तित कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं, और ये स्वयं अपक्रिया में भाग नहीं लेते। यानी उत्प्रेरक ऐसे पदार्थ हैं जो बिना अपक्रिया में भाग लिए अपक्रिया के वेग को परिवर्तित कर सकते हैं। अब देखिए उत्प्रेरक किस प्रकार से काम करता है। तो जैसे मान लीजिए एक काल्पनिक अपक्रिया है जिसमें मैंने एक पदार्थ लिया ए और एक पदार्थ लिया बी, और ये दोनों मिलकर यौगिक ए बी का निर्माण कर रहे हैं, लेकिन ये बहुत स्लो रिएक्शन करते हैं या ना के बराबर करते हैं या बहुत कम करते हैं ये रिएक्शन। अच्छा, हम अधिकतर उत्प्रेरक का यूज करते हैं, 90% स्थितियों में हम उत्प्रेरक का यूज करते हैं अपक्रिया की गति को बढ़ाने के लिए। तो इसलिए हम लोग जो इसका अध्ययन करेंगे वो इस बेस पर अध्ययन करेंगे कि हम अपक्रिया के वेग को बढ़ाने के लिए उत्प्रेरक का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो देखिए, अब जैसे ये और बी दो पदार्थ हैं और ये आपस में मिलकर ए बी का निर्माण कर रहे हैं, लेकिन बहुत ही कम मात्रा में कर रहे हैं या बहुत ही स्लो मात्रा में कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर मान लीजिए एक पदार्थ यक्स उत्प्रेरक लिए, यक्स नाम का एक उत्प्रेरक लिए और इसमें डाल दिए। अब ये यक्स नाम का उत्प्रेरक जब इसमें डालेंगे, मान लीजिए ये अपक्रिया को वेग को बढ़ाने वाला है, तो कैसे बढ़ाएगा ये अपक्रिया को वेग को? ये यक्स जाकर या तो ये से जुड़ जाएगा या तो बी से जुड़ जाएगा। तो मान लेते हैं हम इसमें कि यक्स जाकर ये से जुड़ रहा है। अब ये से जाकर जुड़ेगा और फिर ये यक्स बनाएगा, और ये एक ऐसा पदार्थ होगा जो बहुत ही अस्थायी होगा, बहुत ही अस्थायी होगा, कुछ पल के लिए ही बनेगा, और इसका नाम होगा मध्यवर्ती, यानी मध्यवर्ती का निर्माण करेगा। और ये बहुत ही अस्थायी होगा, यानी कि ये इतना ज़्यादा अस्थायी होगा कि ये बहुत ज़्यादा सक्रिय होकर फिर से बी से रिएक्शन करेगा, और जैसे ही बी अटैक करेगा, अब ये बहुत ही अस्थायी है और ये इसने ये को सक्रिय कर दिया है और ये सक्रिय हो गया है, और बी जैसे ही सामने आएगा ये यक्स को ट्रांसफर करके इसकी जगह पर बैठ जाएगा और तुरंत हमें ये बी का निर्माण हो जाएगा, और यक्स जिस प्रकार से हमने डाला था उसी प्रकार से अलग हो गया फिर, ठीक है, और हमारा उत्पाद का निर्माण हो गया। तो यहाँ पर ये प्लस बी मिलकर ये बी बहुत कम मात्रा में दे रहा था, और जैसे ही मैंने उत्प्रेरक डाला, देखिए यक्स जाकर ये से जुड़ा और ये यक्स मध्यवर्ती का निर्माण किया, जो कि बहुत ही अस्थायी है, बहुत ही कम ऊर्जा रखता है, और ये बहुत ही अस्थायी होने के कारण यहाँ पर है, और जैसे ही इसके सामने बी आएगा ये यक्स तुरंत भाग जाएगा और बी तुरंत रिएक्शन कर लेगा और ए बी का निर्माण हो जाएगा। यानी अब अपक्रिया का वेग बढ़ चुका है। अब इसको हम ग्राफ से समझते हैं कि ये करता क्या है। तो देखिए, इससे पहले मैंने संकीर्ण ऊर्जा वाला एक वीडियो बना रखा है, उस वीडियो को आप लोग देखें तो ये वाला वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आप लोग समझिए यहाँ पर, अगर नहीं देखें तब भी। मान लीजिए हमने कुछ अभिकारक लिए और उन अभिकारक की ऊर्जा इस लेवल पर थी, इस लेवल पर है हमारे अभिकारक की ऊर्जा, लिख देते हैं हमारे अभिकारक की ऊर्जा इस लेवल पर है। अब अभिकारक को अपक्रिया करके उत्पाद बनाना है, तो हम क्या करेंगे? अभिकारक आपस में रिएक्शन करें, इसके लिए हम अभिकारकों को ऊर्जा देना स्टार्ट करेंगे, और जब हम इसकी ऊर्जा देना स्टार्ट करेंगे तो इसकी ऊर्जा धीरे धीरे ऐसे बढ़ने लगेगी और धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, और यहाँ पर जैसे ही मेन पॉइंट पर पहुँचेगा, यहाँ पर मान लीजिए मध्यवर्ती का निर्माण हुआ। यहाँ पर क्या हुआ? मध्यवर्ती का निर्माण हुआ, और मध्यवर्ती बहुत ही अस्थायी चीज है, और एक बार मध्यवर्ती का निर्माण हो गया तो आप ऊर्जा दीजिए या ना दीजिए, ऑटोमेटिक फिर हमें उत्पाद प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। अब मान लीजिए हमारा उत्पाद जो प्राप्त हुआ उसकी ऊर्जा यहाँ पर है, यानी यहाँ पर क्या है? उत्पाद की ऊर्जा है। लोग ध्यान से देखिएगा तो हमारे अभिकारक की ऊर्जा यहाँ थी और इस लेवल पर थी। मान लीजिए यहाँ पर 10 कैलोरी, 20 कैलोरी, 30 कैलोरी, 40 कैलोरी, 50 कैलोरी, तो यहाँ पर अभिकारक की ऊर्जा 50 कैलोरी थी, लेकिन उत्पाद की ऊर्जा की सिधाई पर देखिए तो यहाँ पर 10 कैलोरी है। इस ग्राफ पर ऊर्जा है, तो यहाँ पर ऊर्जा ज़्यादा थी और यहाँ पर ऊर्जा क्या हो गया? घट गया, कम हो गया, यानी कि ये एक ऊष्माक्षेपी अपक्रिया का एग्जाम्पल है। अब देखिए हमें ऊर्जा देनी पड़ी, क्यों देनी पड़ी? कि अभिकारक की ऊर्जा मध्यवर्ती के निर्माण तक पहुंच जाए और मध्यवर्ती का निर्माण हो जाए। तो देखिए हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट यही है, और इस ऊर्जा को कहते हैं संकीर्ण ऊर्जा, जिसको E से दर्शाते हैं। और अभिकारक की ऊर्जा, देखिए किसी अभिकारक को जितनी ऊर्जा देनी पड़ती है मध्यवर्ती के निर्माण के लिए, उस ऊर्जा को कहते हैं संकीर्ण ऊर्जा।
अब अगर हम किसी अभिक्रिया के लिए इसी संक्रियण ऊर्जा के मान को अगर घटा दें तो वो अभिक्रिया तेजी से होने लगेगा। जैसे अगर कोई अभिक्रिया है जिसकी संक्रियण ऊर्जा बहुत कम है, संक्रियण ऊर्जा बहुत कम है, उसे बहुत कम ऊर्जा देनी पड़ती है, तो कमरे के ताप पर वो रिएक्शन कर लेगा। और अगर संक्रियण ऊर्जा ज़्यादा होगा तो वो बहुत स्लो रिएक्शन करेगा, उसे बहुत ज़्यादा बाहर से ऊर्जा देना पड़ेगा रिएक्शन करने के लिए। अब उत्प्रेरक करता क्या है, इसी संक्रियण ऊर्जा के मान को ही कम कर देता है। अब होगा क्या, जैसे मान लीजिए मैंने उत्प्रेरक डाला, तो उत्प्रेरक डालेंगे तो अभिक्रिया का पहले पथ ये है, अभिक्रिया को एक वैकल्पिक पथ मिलेगा और क्या होगा, अभिक्रिया यहीं से हो जाएगी और उत्पाद तक पहुंच जाएगी। यानी कि जैसे ही हम लोगों ने इसमें उत्प्रेरक डाला तो उत्प्रेरक डालते ही जो हमें इतनी संक्रियण ऊर्जा देनी पड़ती थी, अब हमें मध्यवर्ती का निर्माण होकर यहीं पर मिल रहा है। अब हमें मध्यवर्ती यहीं पर मिल रहा है, अतः हमें अब केवल इतनी ही संक्रियण ऊर्जा देनी पड़ी। यानी कि जैसे ही हम उत्प्रेरक डालते हैं तो उत्प्रेरक करता क्या है, संक्रियण ऊर्जा के मान को घटा देता है। देखिए पहले इतनी ऊर्जा देनी पड़ती थी मध्यवर्ती के निर्माण के लिए, और मध्यवर्ती का निर्माण हो गया तो तुरंत उत्पाद बन जाएगा। और अब जब मैंने उत्प्रेरक डाल दिया तो उत्प्रेरक डालने से ये जो मध्यवर्ती का निर्माण करने के लिए ऊर्जा की जरूरत है, जिसको संक्रियण ऊर्जा कहते हैं, वो अब केवल इतना ही देना पड़ेगा। पहला इतना संक्रियण ऊर्जा देना पड़ता था और अब मध्यवर्ती के निर्माण के लिए इतनी ही ऊर्जा देना पड़ता है। यानी कि अब ऊर्जा का मान कम हो गया और हमारा रिएक्शन अब कम ऊर्जा पर ही होने लगेगा, यानी हमारे अभिक्रिया का गति तीव्र हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने भाषा भी लिख दी है, उत्प्रेरक अभिक्रिया की संक्रियण ऊर्जा का मान कम करके अभिक्रिया को एक वैकल्पिक पथ एक अलग पथ प्रदान करता है और हमें वही अभिकारक से वही उत्पाद प्राप्त होगा। सेम टू सेम सारी चीज़ होगी, बस हमें उत्प्रेरक का इस्तेमाल किया है मैंने। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और ये हम लोग अगला टॉपिक समझते हैं। अगला टॉपिक है अभिक्रिया का संघट्ट सिद्धांत। तो अभिक्रिया का संघट्ट सिद्धांत हम लोग समझते हैं। संघट्ट सिद्धांत अभिक्रिया का ये कहता है कि कोई अभिक्रिया होती कैसे है। तो कोई भी अभिक्रिया इस प्रकार से होती है, जैसे मान लीजिए दो अभिकारकों को लेकर या दो से अधिक अभिकारकों को लेकर जब आपस में मिक्स करते हैं तो उनके अणुओं के बीच में टक्कर होते हैं, संघट्ट होते हैं। संघट्ट का मतलब होता है टक्कर, तो इनके बीच में टक्कर होता है, संघट्ट होता है, और इन संघट्ट के कारण ही क्या होता है, उत्पाद का निर्माण होता है। मान लीजिए दो पदार्थ हैं, अब ये बहुत स्लो से जाकर, बहुत आराम से जाकर, इनकी ऊर्जा बहुत कम है और ये जाकर आपस में आराम से टकराए तो उत्पाद का निर्माण नहीं होगा। और जब यही दो चीज़ें आपस में बहुत तेजी से जाकर टकराती हैं तो तुरंत उत्पाद का निर्माण होगा। यानी कि उत्पाद के निर्माण के लिए इन्हें टक्कर करने की जरूरत है और इन्हें टक्कर करने के लिए एक निश्चित ऊर्जा से अधिक ऊर्जा की जरूरत है, जिसे देहली ऊर्जा कहते हैं। यानी कि अभिकारक के अणु टक्कर करके उत्पाद का निर्माण करते हैं, लेकिन इनके प्रत्येक टक्कर से उत्पाद का निर्माण नहीं होता। जब अभिकारक के अणुओं की ऊर्जा एक निश्चित ऊर्जा, जिसे देहली ऊर्जा कहते हैं, उससे अधिक होता है, तब इनके टक्कर प्रभावी टक्कर कहलाएंगे। और प्रभावी टक्कर किसे कहते हैं, तो अभिकारक के वह टक्कर जिसकी वजह से उत्पाद का निर्माण होता है, उन टक्करों को हम लोग प्रभावी टक्कर कहते हैं। मैंने लिख दिया है अभिक्रिया का संघट्ट सिद्धांत। इस सिद्धांत को मैक्स ट्राउट्ज और लुईस ने प्रतिपादित किया था। इसमें क्या क्या था, ध्यान से देखिए। इस सिद्धांत में अभिकारक के अणुओं को ठोस गोला माना गया है, पहला चीज। दूसरा चीज, अभिकारक के अणुओं के बीच होने वाले सभी टक्करों से उत्पाद का निर्माण नहीं होता। होने वाले सभी टक्करों से उत्पाद का निर्माण नहीं होता। जिन टक्करों के कारण उत्पाद का निर्माण होता है उसे प्रभावी टक्कर कहते हैं। और जो टक्कर, जिस टक्कर से उत्पाद का निर्माण नहीं होता, बहुत स्लो से आकर टकराते हैं या बहुत खराब तरीके से, जिनसे उत्पाद नहीं होता, उसे अप्रभावी टक्कर कहते हैं। अब देखिए तीसरा चीज, प्रभावी टक्कर के लिए अभिकारक के अणुओं की ऊर्जा एक निश्चित ऊर्जा से अधिक होनी चाहिए और इस ऊर्जा को देहली ऊर्जा कहते हैं। यानी कि अभिकारकों के बीच में प्रभावी टक्कर के लिए अभिकारकों की ऊर्जा एक निश्चित ऊर्जा से अधिक होनी चाहिए और उस ऊर्जा से, उस निश्चित ऊर्जा को देहली ऊर्जा कहते हैं। और उस देहली ऊर्जा से जब अधिक ऊर्जा होगी तब उनके टक्कर प्रभावी होंगे। अगला देखिए, अगला पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अभिकारक के अणुओं के बीच पर्याप्त ऊर्जा होने के साथ साथ उचित विन्यास भी होना चाहिए। उचित विन्यास का मतलब क्या है,
जैसे देखिए अभी हम लोग SN2 अपक्रिया करवाते हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा SN2 अपक्रिया। SN2 अपक्रिया में क्या होता है, C होता है, कार्बन बीच में होता है, और मान लीजिए एक हाइड्रोजन इधर है, एक हाइड्रोजन इधर है, एक हाइड्रोजन इधर है, और इधर है क्लोरीन। अब इससे अगर आकर OH अपक्रिया करे तो अपक्रिया नहीं होगा। अगर ये OH यहीं से आक्रमण करना चाहे तो आक्रमण नहीं हो सकता। अगर ये OH, जैसे ये है एक, ये है क्लोरोमेथेन, तो क्लोरोमेथेन में जिस साइड में Cl है, अगर इसी साइड से OH आकर टकराना चाहेगा तो Cl क्या करेगा, OH को प्रतिकर्षित करेगा, प्रतिकर्षण बल लगाएगा, और ये ठीक से इधर से आकर टकरा नहीं सकता, यानी कि अपक्रिया नहीं करेगा। लेकिन अगर यही OH पीछे से आकर आक्रमण करता है, तो जब पीछे से आकर आक्रमण करेगा तो तुरंत अपक्रिया होगा। और फिर होता क्या है, OH आकर पीछे से आक्रमण करता है तो इस C से 2H तो ऐसे पीछे जुड़े ही हैं, ऊपर से एक जुड़ा है, और OH पीछे से आकर हल्का हल्का धीरे धीरे बॉन्ड बनाना शुरू करेगा, और इधर Cl का बॉन्ड हल्का हल्का टूटना शुरू हो जाएगा। और कुछ समय बाद क्या होता है, Cl पूरी तरह से अलग हो जाता है और OH पूरी तरह से जुड़ जाता है। देखिए, यानी कि अगर दो अणु हैं अभिकारक के, तो ऐसा नहीं है कि ये दोनों अणु किसी भी साइड से टकराएं। किसी भी साइड से टकराने से इनके बीच में अपक्रिया नहीं होगा। इनको टकराने के लिए उचित विन्यास होना चाहिए। जब ये पीछे से आकर आक्रमण करता है तब तो ये जुड़ जाता है, और अगर OH पीछे से आक्रमण ना करके जिस साइड में Cl लगा है उसी साइड से आकर टकराए इसके अणु से, तो Cl क्या करेगा, OH को प्रतिकर्षित करेगा और ठीक से टक्कर नहीं हो पाएगा और अभिकारक का निर्माण नहीं होगा। लेकिन जब पीछे से करेगा तो हो जाएगा। तो वही मैंने लिखा, अभिकारक के अणुओं की पर्याप्त ऊर्जा के साथ साथ उचित विन्यास भी होना चाहिए। तो ये होता है। अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग और इसके बारे में आगे बताते हैं। ये किसी अपक्रिया का वेग का फार्मूला बनाना हो तो अपक्रिया के वेग का फार्मूला संघट्ट के आधार पर भी बनता है। तो अपक्रिया के वेग को अपक्रिया का वेग ही रखते हैं, तो वेग की जगह पर वेग हो गया, बराबर की जगह पर बराबर लगाइए, और संघट्ट आवृत्ति क्या है, प्रति सेकंड होने वाले टक्करों की संख्या को संघट्ट आवृत्ति कहते हैं। संघट्ट आवृत्ति किसे कहते हैं, जैसे दो अभिकारकों को आपने मिलाया तो दो अभिकारक में प्रति सेकंड होने वाले टक्करों की संख्या को संघट्ट आवृत्ति कहते हैं। तो वेग की जगह पर वेग लिखा, बराबर की जगह बराबर लगाया, संघट्ट आवृत्ति को Z से दर्शाते हैं, बीच में गुणा है, और इसके बाद प्रभावी टक्करों का प्रभाज को Q से दर्शाते हैं। अब प्रभावी टक्करों का प्रभाज यानी Q, तो Q कैसे निकलेगा, तो Q निकलता है, Q किस फार्मूले से निकलता है, तो Q निकलेगा सक्रिय अणुओं की संख्या। तो देखिए Q कैसे निकलता है, सक्रिय अणुओं की संख्या। सक्रिय अणु किसे कहते हैं, जिस अणु की संख्या देहली ऊर्जा से अधिक होता है उसे हम सक्रिय अणु कहते हैं। अब सक्रिय अणुओं की संख्या बटे अणुओं की कुल संख्या, कुल कितने अणुओं को आपने मिलाया है वो नीचे लिखिए। अगर इसको हम देखिए सक्रिय अणुओं की संख्या को N स्टार से दर्शा लेते हैं और अणुओं की कुल संख्या को केवल N से दर्शा लेते हैं, तो यानी Q का मान हो गया N स्टार बटे N, और N स्टार क्या है, सक्रिय अणुओं की संख्या। सक्रिय अणु किसे कहते हैं, जिन अणुओं की संख्या देहली ऊर्जा से अधिक है उसे सक्रिय अणु कहते हैं, या जो प्रभावी टक्कर करेंगे ऐसे अणुओं की संख्या को सक्रिय अणु कहते हैं। और अणुओं की कुल संख्या नीचे हो गया, और ये निकल गया Q का मान। और प्रयोग द्वारा ये देखा गया है कि ये जो मान है N स्टार अपान N, ये बराबर होता है, आप लोगों ने देखा होगा एक फार्मूला, जैसे उसमें क्या नाम है, आर्हीनियस समीकरण में स्मॉल e का घात माइनस का EA अपान RT। अब स्मॉल e क्या है, चरघातांक है, माइनस का EA क्या है, सक्रिय ऊर्जा है, कैपिटल R क्या है, गैस नियतांक है, और T क्या है, टेम्परेचर है। तो देखिए वेग की जगह पर वेग लिख सकते हैं, बराबर की जगह बराबर, Z और बीच में गुणा, और Q की जगह पर लिख सकते हैं N स्टार बटे N, ये लिख सकते हैं। और फिर वेग की जगह पर वेग लिख सकते हैं, बराबर की जगह बराबर, Z की जगह Z और बीच में गुणा, और इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं E, और इसके बाद में माइनस का EA अपान RT। अब ये सब क्या है वो आप लोग